हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम लोग बिहार की कला और संस्कृति में पटना कलम के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बिहार की कला और संस्कृति से मौर्य कला और पाल कला के बारे में बताया था। तो देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि देखिए, मौर्य कला और पाल कला बिहार के कला के आरंभ थे। मतलब कि वहां से मौर्य कला से या पाल कला से बोल सकते हैं कि बिहार में कला का आरंभ हो रहा था। लेकिन कला की विशेषता यानी बिहार में जो कला की पहचान को बनाता है वो पटना कलम है। ठीक है, क्योंकि हमने जब देखा या बताया आपको कि जो पाल कला और मौर्य कला थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। ठीक है, लेकिन पटना कलम ये काफी मतलब बड़े स्तर पे इसका विकास भी देखा जाता है उस समय भी। और बाद में ये कुछ पेंटिंग्स को या कुछ नई टेक्नोलॉजी के आने के कारण आप बोल सकते हैं कि ये धीरे धीरे कम हो गया था। इसको ना ही अच्छे संरक्षण मिल पाए थे, ना ही इस पे पैसे लगाए जा रहे थे, ना ही इस पे सरकार के द्वारा ध्यान दिया जा रहा था। इस वजह से पटना कलम लुप्त हो गया था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कम हो गया था, दिखता नहीं था। उसकी बहुत सारे रीजन है जो कि हम लोग जानेंगे यहाँ पे। लेकिन अब पटना कलम की विशेषता ये है इस समय में, ये ना सिर्फ आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है। ये पटना कलम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, मैं एक बात बताती हूँ कि इसके द्वारा सरकार के लिए मतलब सरकार जो पटना कलम के लिए भी बहुत सारे ठोस कदम उठाई है। जैसे कि पटना कलम के लिए, इसके लिए संरक्षण के लिए इसके काफी काम किए जा रहे हैं। पटना कलम को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे कि पटना कलम के बारे में और उसकी विशेषता और उसके कुछ समय के लिए समाप्त होने के कारण और उसके बाद अब सरकार के द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पटना कलम के बारे में, जो एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही, चाहे वो बीपीएससी प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। ठीक है, ये तीनों के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी है यहाँ पे ये जानना कि पटना कलम के हम बिहार में क्या स्थान रखता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि देखिए, जो बिहार में जब आप कला का आरंभ देखते हैं वो मौर्य कला और पाल कला से देखा जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या है कि मौर्य कला और पाल कला समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके कुछ कारण भी होते हैं। लेकिन पटना कलम की विशेषता ये है कि ये बिहार की जो है प्रमुख एक कला में है, जिसकी बहुत विकसित अवस्था में हमें मिलती है पटना कलम। उस समय भी कुछ समय के लिए बीच में थोड़ा कम हो गया था, उसके कई कारण है, लेकिन फिर से सरकार के द्वारा इसके लिए काम किया जा रहा है। तो पटना कलम बिहार के कला में एक अपनी प्रमुख स्थान रखती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए पटना कलम 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में मतलब इसका समय है पटना कलम का। इसका रीजन क्या है, देखिए जैसे कि हम लोग जब मुगल साम्राज्य आप पढ़ेंगे उस समय आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य में कई शासक ऐसे हुए जो कला के प्रेमी थे। ठीक है, तो कला का काफी मतलब या किसी के शासन काल में मुगल जो शासक होते हैं उनके शासन काल में काफी कला का विकास देखा जाता है। ठीक है, कला और संस्कृति दोनों का ही विकास देख सकते हैं आप। लेकिन कुछ शासकों में कला का संरक्षण अच्छे से नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि कला को नहीं देखा गया, कला के लिए संरक्षण नहीं मिला या आय की कमी हो गई, यानी कि राजाओं के द्वारा उसे प्रश्रय नहीं मिला बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि कला मुगल साम्राज्य में कला था तो सही, लेकिन धीरे धीरे जब परवर्ती मुगल काल आता है, परवर्ती मुगल काल मतलब औरंगजेब के शासन काल के बाद कला का ह्रास होने लगता है, क्योंकि राजाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि परवर्ती मुगल काल में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश आ जाते हैं और ब्रिटिश जो है वो उनकी कला को, जो मुगल काल की कला थी उस समय वो वैल्यू नहीं देते थे, उनकी कला को वैल्यू नहीं दिया था। इस वजह से वो उसका ह्रास होने लग गया था मुगल कला का। ठीक है, तो मुगल काल की जो कला थी
तो वो बंगाल वगैरह के जो रीजन में थे, तो वहां से वो जो पेंटर थे यानी कि जो कलाकार थे वो पटना की तरफ आए, ठीक है। और पटना की तरफ आकर वो लोगों के दिनचर्या और प्रकृति से जुड़े चीजों की वो पेंटिंग करने लग गए, ठीक है। पटना कलम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये सबसे पहली ऐसी कला है जो स्वतंत्र रूप से लोगों के बारे में है। लोगों के बारे में मतलब लोगों की दिनचर्या से लेकर लोगों के जो पर डे का काम रहता है, लोगों के जो पेशे हैं या प्रकृति से संबंधित कला को उजागर किया गया है पटना कलम के माध्यम से, ठीक है। ये पटना कलम की विशेषता है सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि जब मुगल काल में राजाओं के द्वारा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ और ब्रिटिश शासन का भी जब दबाव आने लग गया, तो बंगाल, उड़ीसा, इन सब रीजन से जो कलाकार थे वो पटना की तरफ आए और पटना में लोगों की दिनचर्या को देखकर, लोगों के पेशे को देखकर, प्रकृति को देखकर पेंटिंग करने लग गए, जो कि काफी खूबसूरत और विकसित अवस्था में पहुंच गई, ठीक है। तो पटना कलम की शुरुआत यहीं से होती है, समझ गए। अब देखिए कि पटना कलम की शुरुआत 18वीं 19वीं यानी मुगल काल और उसके परवर्ती काल, मुगल परवर्ती काल बोल सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश परवर्ती काल में ही आते हैं, ठीक है, की शताब्दी के बीच में हुआ। औरंगजेब के समय में, मैंने बोला मुगल के काल में, क्योंकि औरंगजेब देखिए ज्यादा कला का प्रेमी नहीं था। कला इन द सेंस कि वो पेंटिंग, चित्रकला वगैरह करते थे, वो संगीत का ज्यादा प्रेमी था, ठीक है। तो समय में और बाद में तो हाश होना औरंगजेब के समय से ही शुरू हो गया था। वो कला को यानी कि जो पेंटिंग वगैरह होते थे उसको ज्यादा वो प्रश्रय देता नहीं था, उससे संरक्षण दिया नहीं और आय की भी कमी कर दी। और परवर्ती मुगल काल आते आते वो ज्यादा मतलब मुगल काल से उसको ज्यादा संरक्षण नहीं प्राप्त हो पाया कला को। इस वजह से जो ब्रिटिश जब आए तो वो और अधिक कला को मतलब इग्नोर करने लग गए, उसको वैल्यू नहीं देते थे मुगल कला को। तो इस वजह से जो पटना की तरफ रुख किए तो पटना कलम शुरुआत हो गई। इसकी चरमोत्कर्ष काल यानी कि पटना कलम की जो चरमोत्कर्ष काल थी, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, वो 1825 से 1880 तक हुआ था, ठीक है। ये 1850 से 1880 तक ये इसका चरमोत्कर्ष काल देखा जाता है। उसके बाद आता है, देखिए इसकी विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दी कि पहली विशेषता इसकी यह है कि यह लोगों में स्वतंत्र रूप से लोगों के द्वारा पेंटिंग करने के लिए सबसे पहले कला, हमारे भारत में बोल सकते हैं कि सबसे पहली कला पटना कलम ऐसी कला थी जो लोगों के लिए बनी थी, यानी कि लोगों के कार्य और उसके पेशे से रिलेटेड चित्र अंकित किए जाते थे। दूसरी विशेषता इसकी ये क्या थी कि यह नेचुरल रंगों का प्रयोग होता था, मतलब प्राकृतिक रंगों का, मतलब इसमें कोई कलर जैसे आजकल जो हम लोग रंग यूज करते हैं वो नहीं, ये पेड़ के छालों से, पेड़ के पत्तों से, ठीक है, पेड़ के छालों से, पेड़ के पत्तों से बनाए जाते थे, फिर गाय के यूरिन से बनाए जाते थे कलर, पत्थरों को मतलब पत्थरों को उसको चूर्ण करके कलर बनाए जाते थे। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के रंगों के लिए विभिन्न प्राकृतिक सामग्रियों का यूज किया जाता था, ठीक है। जैसे देखिए लाल रंग के लिए लाल बलुई पत्थर, रेड सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाता था। पीला रंग के लिए हर्टल स्टोन, ठीक है, ये जड़ी बूटी से रिलेटेड कोई स्टोन होता है उस तरह के स्टोन का प्रयोग किया जाता था। और गाढ़ा पीला रंग के लिए क्या किया जाता था, गाय को हल्दी खिलाकर उसके जो यूरिन निकलते थे उस यूरिन से पीला कलर मतलब गाढ़ा पीला कलर बनाया जाता था और उसको रंगों में प्रयोग किया जाता था। आप ये देख सकते हैं कि पटना कलम की अपनी विशेषता क्यों रखती है, ठीक है। पटना कलम उस समय इतनी चरमोत्कर्ष पे क्यों थी या फिर अब उसको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, इसका रीजन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि यह नेचुरल कलर से बनाया जाता था, जो कि अभी भी वर्तमान समय में भी इन सब पेंटिंग्स को रखा गया है कलकत्ता म्यूजियम में, ब्रिटिश में, उसके बाद आप देख सकते हैं पटना संग्रहालय में इन सब पेंटिंग्स को देखा जा सकता है। तो ये इतनी खूबसूरत थी कि मतलब इतने
खूबसूरती से इसको बनाया जाता था कि मतलब इसमें देखिए क्योंकि नेचुरल कलर्स का प्रयोग होता था, तो अभी तक एज इट इज ये पेंटिंग्स को देखा जाता है संग्रहालयों में। ठीक है, नीले रंग के लिए देखिए नीला पत्थर, सफेद के लिए सफेद शिप, जो समुद्र से या फिर नदी के किनारे जो शिप होते हैं रेत पे, उन शिप से ही सफेद कलर बनाया जाता था। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखिए, लोक प्रचलित, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि ये प्रतिदिन के दिनचर्या और कार्यों से संबंधित थे। और देखिए ये पेशे से संबंधित थे। पेशे का मतलब है कि जैसे कि आप किसी एक पार्टिकुलर कार्य के बारे में जब आप पेपर, कोई क्वेश्चन पेपर मतलब लिखते हैं, जब आप अपनी आंसर को प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें किसी भी पेंटिंग के बारे में खासकर जब आप लिखेंगे तो उसमें किसी पार्टिकुलर पेशे को शो नहीं किया जाता है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि प्रतिदिन लोगों की दिनचर्या और उसके पेशे से रिलेटेड, लोगों के पेशों से रिलेटेड ये बोल सकते हैं। अगर पार्टिकुलर हम ये दिखा देते हैं कि सब्जी बेचने वाला, या फिर आप बोल सकते हैं मोची, या फिर सब्जी बेचने वाला मोची हो गया, या लकड़ी का काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, एक्चुअल में चित्र इन्हीं सब चीजों का पटना कलम में मिलता था। बट आंसर लिखते समय इन सब वर्ड को मतलब नहीं शो करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक आप पेशे को दिखा रहे हैं। ठीक है, आपकी नजर में वो एक आप ये बोल सकते हैं कि लोगों की जैसे काम है छोटा छोटा, ये आंसर पे गलत इफेक्ट डाल सकता है, ऐसा मेरा कहना है कि मतलब ये चीजें नहीं लिखी जाती हैं आंसर में, तो ज्यादा सही आंसर मतलब उसका जाता है कि भाई सही, मतलब ये पॉजिटिव आप बोल सकते हैं कि जो टीचर जो भी होगा सामने वाला, वो पॉजिटिव वे में इसको देखेगा कि ठीक है ये सही है, मतलब ये आंसर पे से लिख सकते हैं आप कि ये लोगों के पेशों से संबंधित थे। ठीक है, अब देखिए बैकग्राउंड सफेद होता था इसका। ठीक है, बैकग्राउंड पे किसी प्रकार का कलर नहीं होता था, बैकग्राउंड सफेद होता था, और यह कागज और हाथी दांत पे बनाए जाते थे, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पटना कलम किस पे बनाए जाते थे, कागज और हाथी दांत पे। ठीक है, और ब्रिटिशों का सहयोग मिला बाद में ना, जब पहले इसका बाद में देखिए चरमोत्कर्ष क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी कला को विकसित होने के लिए क्या अर्थव्यवस्था अच्छी हो, मतलब आर्थिक रूप से आप बोल सकते हैं कि उसको संरक्षण प्राप्त होनी चाहिए। तो ब्रिटिश का जो समय था इस समय इसको संरक्षण दिया गया ब्रिटिशों के द्वारा। और जैसे आरा और दानापुर में इसको ब्रिटिश काफ़ी सहयोग करते थे इस पेंटिंग को, और उसके लिए ये पैसे देते थे। तो इस वजह से हम देखेंगे कि जो पटना कलम था वो 1850 से 1880 तक काफ़ी अच्छा विकास इसका देखा जाता है। ठीक है, और ये देखिए पटना कलम, कलम का क्या मतलब ब्रश। ठीक है, तो ये किसी पेंसिल या पेन से नहीं बनाया जाता था, यह डायरेक्ट ब्रश से बनाया जाता था। इस पेंटिंग की खूबसूरती का यही सबसे बड़ी विशेषता है, या फिर आप बोल सकते हैं पटना कलम इतना विकसित और विशेष क्यों है, क्योंकि यह देखिए इसका बैकग्राउंड सफेद होता था और यह ब्रश से बनाया जाता था। ठीक है, और यह देखिए, और सबसे पुरानी पेंटिंग जो पटना कलम की सबसे पुरानी पेंटिंग मिलती है वो पटनिया इक्का। ठीक है, पटनिया इक्का है वो सबसे पुरानी पेंटिंग है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। यह शिवलाल, ठीक है, शिवलाल के द्वारा यह बनाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शिवलाल के द्वारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर मुस्लिम विवाह का, मैंने बोला ना कि लोगों के जो कार्य थे, लोगों के जो भी त्योहार होते थे या लोगों के पेशों से संबंधित यह पेंटिंग दिखाता है। ठीक है, फिर होली के बारे में गोपाल के द्वारा बनवाया हुआ है। फिर इसके जो सबसे बोल सकते हैं प्रसिद्ध पेंटर जिन्होंने इस पेंटिंग को आगे बढ़ाया, ठीक है, तो वो थे सेवक लाल गुलास। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आजकल पेपर कैसे आते हैं
3, 4, 5 नाम दिया रहेगा, उसमें से सिर्फ एक गलत रहता है, यानी कि आपको 3 या 4 नाम अच्छे से याद करने ही होंगे। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन वाले तो बहुत कम, खासकर पीसीएस में तो अब नहीं ही आते हैं। ठीक है, तो शिवलाल, ठीक है, शिवलाल हो गए, गोपाल हो गए, फिर ये आप देख सकते हैं सेवक लाल, हुलास हो गए, जयराम, दयालु राम, इस तरीके से बहुत सारे नाम पटना कलम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दयालु राम, फिर ये आप गोपाल देख रहे हैं, सेवकलाल, हुलास देख रहे हैं, शिवलाल देख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और नाम है जयराम। ठीक है, जयराम, तो ये 4-5 नाम है जो कि पटना कलम से जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए 1861 में चार्ल्स ने इसे लोगों तक पहुंचाया। अभी तक ये जो पेंटिंग था वो पेंटर बनाते थे और जैसे ब्रिटिश इसे संरक्षण प्राप्त करते थे, लेकिन यह पेंटिंग लोगों के बीच में प्रचलित नहीं था। ठीक है, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जाते हैं कहीं से, जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार का ही है, तो मधुबनी पेंटिंग लोगों में काफी प्रचलित है अभी के टाइम में भी, क्योंकि वो जैसे अब हम लोग कहीं पे भी मधुबनी पेंटिंग का पेंटिंग देखते हैं, वो लाते हैं, हम लोग घर में भी उसको देख सकते हैं, सजा सकते हैं, लोगों के घर में भी देखते हैं, या आजकल हर जगह बेडशीट पे या फिर आप घरों पे, अब तो सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए कि ट्रेन में, बस पे, सारी जगह पे, दीवालों पे, मतलब मधुबनी पेंटिंग हुआ, इस तरह के पेंटिंग को बनाया जा रहा है, यानी कि लोगों के बीच में इसे चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस पेंटिंग के लिए। तो उसी तरीके से 1861 में चार्ल्स ने पटना कलम को लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, फिर उसके बाद ईश्वरीय प्रसाद वर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ईश्वरीय प्रसाद वर्मा आखिरी पेंटर थे पटना कलम के उस समय। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, शिवदयाल, दयालु राम, जयराम, उसके बाद फिर है हमारे पास गोपाल, फिर सेवकलाल, हुलास, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ये 5-6 नाम है जो इम्पोर्टेंट है। और ईश्वरीय प्रसाद वर्मा पटना कलम के आखिरी पेंटर थे। ठीक है, अब इसके समाप्त होने की कारण क्या थी? बाद में पहले तो ब्रिटिशों के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जो अलग अलग जब आए तो लोग आए, तो ब्रिटिश आए, तो उन्होंने क्या किया कि इसकी आय में कमी कर दी, यानी कि इसको संरक्षण के लिए जो पैसे दिए जाते थे उसमें ब्रिटिश ने कमी कर दी। ठीक है, वो देते नहीं थे पैसे, तो ये इसको बहुत आगे तक नहीं बढ़ा पाए थे जो पेंटर थे। फिर जैसा मैंने बताया आपको, ईश्वरीय प्रसाद वर्मा थे, वो सबसे अंतिम पेंटर थे। इसके बाद कोई पेंटर मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, नहीं बना रहा था, तो इसकी भी एक वजह है कि यह समाप्त होने लग गया था। फिर कैमरा आ गया था। ठीक है, फिर कैमरे आ गए थे, तो कैमरे से लोग कैप्चर कर लेते थे। ठीक है, तो बनाते नहीं थे, और लोग पहले था कि आप हाथ से पेंटिंग बनाएंगे, उसको घर में लाएंगे, लगाएंगे, या किसी भी तरीके से उस पेंटिंग को लेंगे। लेकिन कैमरा आता है तो आप लोग कुछ अपने पेशे से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या दिनचर्या से संबंधित कोई काम है, तो आप उसे कैमरे में कैद कर लेंगे, तो किसी पेंटिंग की जरूरत नहीं है। तो कैमरा आने से भी इस पेंटिंग की एक कमी की वजह है। ठीक है, उसके बाद पेंटर की कमी बताइए, संरक्षण की कमी, और सबसे बड़ी बात कि पटना कलम के बाद बिहार में मिथिला क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। तो जब मिथिला पेंटिंग आई तो पटना कलम जो है वो प्राय लुप्त प्राय टाइप का हो गया था, कि वो मतलब पेंटिंग ज्यादा दिखता नहीं था पटना कलम। ठीक है, अब इसमें मैंने ये आपको प्री मेंस या फिर आप बोल सकते हैं पटना कलम, जो कि जानना बहुत जरूरी है, और की विशेषता। ठीक है, ये प्री मेंस के लिए भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये इस 3 जगह पटना कलम का जो केंद्र है ना, पटना कलम केंद्र, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, पटना, आरा और दानापुर। ठीक है, दानापुर, ये सिर्फ 3 जगह ही इस पेंटिंग का केंद्र था, पटना, दानापुर, आरा। ठीक है, ये तो आप जैसे जब भी आप अगर मेंस का आंसर लिखेंगे तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये बिहार का मैप बना के, और फिर इसमें ये पटना है, पटना,
दानापुर और ये आरा। तो इन तीनों को दिखाकर इस पेंटिंग को शो किया जा सकता है मेंस में, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बताया है कि जब आप किसी भी आंसर को लिखते हैं तो उसमें आपका पॉजिटिव वे होना चाहिए आंसर को लिखने में। तो आप पेशे का, मुझे ऐसा लगता है कि पेशे का नाम नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि आप ये नहीं लिख सकते हैं कि लकड़ी का काम करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला, सब्जी बेचने वाला। तो ये शायद आंसर पे एक मतलब निगेटिव जाए इस आंसर इससे। तो फिर बाकी आप लोग इसको इस तरीके से भी मैप के द्वारा तो आंसर अच्छे से मतलब शो होता है। तो ये लिख सकते हैं। इसका सबसे ये भी इम्पोर्टेंट है प्री के लिए कि पटना, आरा, दानापुर, ये 3 पटना कलम के केंद्र थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सरकार के द्वारा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये किन कारणों से समाप्त होने लग गए थे, लेकिन अब कुछ सालों से सरकार के द्वारा इसे संरक्षण दिया जा रहा है और आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। जैसे देखिए पटना कैलेंडर, पटना कैलेंडर पे हम लोग पटना कलम की पेंटिंग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पटना के रेस्टोरेंट में जो मेन्यू कार्ड होता है उस पे पटना कलम की ही चित्रकारी मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग भी देख सकते हैं कि राज्यसभा टीवी पे पटना कलम की बहुत ही खूबसूरत सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी है और ये इससे बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिल सकता है। राज्यसभा टीवी पे पटना कलम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। तो ये बहुत नॉलेजफुल भी है और काफी अच्छा भी लगेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये पटना कलम था। फिर आगे हम लोग अब मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और मंजूषा शैली, ठीक है। वो एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो ये आज के लिए हमारा ये इतना ही था, पटना कलम। फिर आगे हम लोग अब बिहार के कला और संस्कृति में आगे कुछ मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा शैली के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।